हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू विजन वाई। मैं हूं सचिन तिवारी। तो बेल्जियम के एम्बेसडर जिनका नाम है पीटर लेस्कोशियर, उनकी वाइफ 63 ईयर ओल्ड जियांग जूकी अभी काफ़ी चर्चा में है। तो ये जो बेल्जियम के एम्बेसडर हैं ये पोस्टेड हैं साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि बेल्जियम मैप में कहाँ पे है और साउथ कोरिया कहाँ पे है। हमारा इंडिया, ये वर्ल्ड मैप। जब इंडिया से हम अपने वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये आता है यूरोप। यूरोप देख लिए, और जो बेल्जियम है वो वेस्टर्न यूरोपियन नेशन है। तो ये देखिए, ये आ गया बेल्जियम। बेल्जियम के पड़ोसी कौन कौन से हैं भाई? फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड और इधर यूके, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब बेल्जियम की राजधानी देख लेते हैं। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसल्स। ये है बेल्जियम की राजधानी। ओके, अब देख लेते हैं कि साउथ कोरिया कहाँ है। बेल्जियम वेस्टर्न यूरोप का देश है, तो साउथ कोरिया साउथ एशियन नेशन है। तो इसके लिए हम इंडिया से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे। जब इंडिया से हम ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो चाइना से होते हुए ये आ गया साउथ कोरिया। ये है साउथ कोरिया, और उनके पड़ोसी नॉर्थ कोरिया, ये जापान है। ठीक है, और कौन कौन से पड़ोसी हैं भाई? ये देखिए, चाइना इनका पड़ोसी है। इससे तो आइडिया हो गया आपको कि साउथ कोरिया कहाँ है। अब देख लेते हैं कि साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, जहाँ पे ये घटना हुई है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि साउथ कोरिया और बेल्जियम एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं और कहाँ पे हैं वर्ल्ड मैप में। तो जियांग जूकी चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सियोल में एक क्लॉथिंग स्टोर के वर्कर को थप्पड़ जड़ दिया है। क्यों थप्पड़ मार दिया है? तो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं शुरुआत से। तो 9 अप्रैल की बात है। जियांग जूकी जाती हैं एक क्लॉथिंग स्टोर में जहां उन्हें कुछ परचेस करना था। तो वो स्टोर में जाती हैं, उन्हें जो लेना होता है आफ्टर शॉपिंग वो वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन उन्होंने जो जैकेट पहना हुआ था तो वहाँ की जो असिस्टेंट थी उसे लगा कि शायद उन्होंने वो जैकेट वहाँ से पिक किया है, शॉपलिफ्टिंग का मामला उसने सोचा। तो वो बाहर आती हैं, जियांग जूकी को रोकती हैं और कहती हैं कि मैम, आपने जो जैकेट पहना है आपने इसे स्टोर से पिक किया है और आपने इसके पेमेंट नहीं की है। जिसके बाद जियांग जूकी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन पर शॉपलिफ्टिंग का आरोप लगता है। जी हाँ, देखिए, अगर किसी पे भी चोरी का आरोप लगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जियांग जूकी और उस वर्कर के बीच में काफ़ी कहा-सुनी होती है और आखिरी में काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद जियांग जूकी ने ये मान जाती है कि ठीक है, मैं आपको अपने जैकेट का लेबल दिखा देती हूँ जिससे पता चल जाएगा कि ये आपके स्टोर का है कि नहीं। जो कि वर्कर की डिमांड थी कि आप प्लीज़ अपने जैकेट का टैग दिखाइए। तो जियांग जूकी अपने जैकेट का टैग उसे दिखाती हैं जिससे पता चलता है कि ये जैकेट उन्हीं का था। तो इस बात पे वो वर्कर उनसे माफ़ी मांगती है, अपनी एपोलॉजी उन्हें बोलती है एक्सेप्ट कीजिए, और वो स्टोर में वापस चली जाती है। लेकिन देखिए, चोरी का इल्ज़ाम लगने पे वो भी एक एम्बेसडर की वाइफ, मतलब बहुत बड़ा मामला है। थोड़ा मतलब लोगों को भी ये सेंस होना चाहिए कि आप किसी पे भी ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, खासकर अगर वो एम्बेसडर की वाइफ हो। तो उसके बाद क्या होता है, जियांग जूकी स्टोर में जाती हैं और उससे बहस शुरू होती है इस बात पे कि आपने मुझ पे इल्ज़ाम कैसे लगाया। बात काफ़ी गर्म हो जाती है और जियांग जूकी उन्हें थप्पड़ जड़ देती हैं। उसके बाद वो वहाँ स्टोर से चली जाती हैं, लेकिन वो बताया जा रहा है कि वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि उस वर्कर को, उस स्टोर वर्कर को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ठीक है, आप भी बोल रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने थप्पड़ मार दिया तो पुलिस केस करिए। उसके बाद पुलिस देखेगी, कोर्ट कचहरी होगा तो वहाँ की कोर्ट जाने और वहाँ की पुलिस। लेकिन देखिए, कड़ी यहीं फंसती है। मामला इतना सीधा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो एक डिप्लोमेट की वाइफ हैं और अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन आर्टिकल 29 डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उन्हें प्राप्त है, जिसके तहत पुलिस ना तो उनके रेसिडेंस में घुस सकती है, ना उन्हें अरेस्ट कर सकती है, ना उन्हें डिटेन कर सकती है। जी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अगर किसी भी आदमी को या किसी औरत को प्राप्त है तो उस देश में उसे डिटेन नहीं किया जाता, ना अरेस्ट किया जा सकता है। आफ्टर दैट क्या होता है कि ये खबर आ रही है कि जियांग जूकी भी स्ट्रोक आ गया है उन्हें और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं।
तो देखिए अब इसके बाद क्या होता है, ये जो वीडियो है वहाँ सीसीटीवी में सारी चीज़ें कैद हो जाती हैं उस स्टोर की, और ये आग की तरह पूरे साउथ कोरिया में फैल जाता है, जिसके कारण साउथ कोरियन लोग काफ़ी गुस्से में हैं। वहाँ की मीडिया इसे पूरा कवरेज दे रही है, जिसके कारण वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही प्रेशराइज्ड है, क्योंकि देखिए वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है और कहीं बाहर का कोई आदमी आपके देश में किसी आदमी को थप्पड़ मार दे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो देखिए अब क्या है कि बेल्जियम की गवर्नमेंट और साउथ कोरिया गवर्नमेंट दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो बेल्जियम कभी नहीं चाहेगा कि उसके रिलेशन सिर्फ एक छोटी सी बात पे साउथ कोरिया से खराब हो, क्योंकि देखिए पिछले साल बेल्जियम और साउथ कोरिया ने 4 बिलियन यूरो का ट्रेड किया था, जो कि इक्वल टू होता है समथिंग अराउंड 5 बिलियन यूएसडी में। अगर यूएसडी में देखेंगे आप तो 5 बिलियन यूएसडी डॉलर का इन्होंने ट्रेड किया था पिछले साल। तो एक छोटी सी बात पे कोई भी देश नहीं चाहता कि उनके संबंधों में खटास आए, इसलिए बेल्जियम ने तत्परता दिखाते हुए पीटर लेस्कोशियर को तुरंत रिकॉल कर लिया है। और यहाँ तक कि ये भी देखेंगे अगर आप फेसबुक पोस्ट पे, ये आप देखिए आपके स्क्रीन पे है, तो एम्बेसी ऑफ बेल्जियम ने माफ़ी मांग ली है और सारी जानकारी उन्होंने प्रोवाइड किया है। और जो बेल्जियम के एम्बेसडर हैं पीटर लेस्कोशियर, उन्होंने भी एपोलॉजी मांग ली है अपनी वाइफ की तरफ से बिना किसी इफ बट के, और उन्होंने ये अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से उन्होंने ये माफ़ी मांगी है, जिससे मामला काफ़ी अभी ठीक है। लेकिन देखिए पुलिस, सियोल पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जियांग जुकी ने भी, उनके हस्बैंड ने ये आश्वासन दिया है कि वो पूरा कोऑपरेट करेंगी उन पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में, तो जिसके चलते अभी मामला काफ़ी शांत है। लेकिन देखिए ये मामला अभी रुका नहीं है, और ये कोई पहला मामला नहीं है कि किसी डिप्लोमेट ने या उनके फैमिली मेम्बर ने ऐसा कुछ काम किया हो। इससे भी बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े क्राइम किए हैं डिप्लोमेट ने, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा, छोटा सा कवर करूँगा कि वियना कन्वेंशन क्या है, कितने देशों ने इस पर साइन किया है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि किन किन एम्बेसडरों ने या फिर किन के डिप्लोमेट ने क्या क्या आज तक कांड किए हैं। पिछले साल की ही बात है, एक यूएस डिप्लोमेट की वाइफ थी एना स्कॉलर्स, उन्होंने एक ब्रिटिश टीनेजर जिनका नाम था हैरी ड्यून, उनको अपनी कार से उड़ा दिया था। और सबसे ख़राब बात इसमें यह थी कि वो रॉन्ग साइड से रफ्तार में आ रही थी, और पुलिस ने ये दावा भी किया कि शायद वो ड्रंक थी, लेकिन वो उनको डिटेन नहीं कर सकते थे, न अरेस्ट कर सकते थे, इसलिए इसका टेस्ट भी नहीं हो सकता था। तो उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का यूज़ किया और वो बच निकली। लेकिन देखिए उसने क्या हुआ कि उसने इस बात पे फिर से बहस छेड़ दी कि क्या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कुछ ज़्यादा ही लचीली नहीं है, इसके पावर कुछ कम करने चाहिए। और यूके ने शायद अनाउंस भी किया था कि वो यूएस से बात कर रहे हैं और इस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रूल के ऊपर कुछ ना कुछ नए नियम लाएंगे। ये देखिए एक 2015 का इंडिया का ही न्यूज़ बता रहा हूँ आपको मैं। सऊदी डिप्लोमेट थे, उन्होंने और उनके एक फ्रेंड ने 2 नेपाली वुमन को अगवा करके उनका गैंग रेप किया, और तो और उन्होंने उसको सेक्स स्लेव बना के रखा ओवर 2 मंथ्स। अब बताइए आप, मतलब इतना हाइनस क्राइम इन्होंने किया, लेकिन पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती थी। और फिर उन्होंने सेम वही किया, अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का यूज़ किया और वो देश छोड़ के चले गए, और उन पे कोई भी केस ना दर्ज हुआ, ना उन पे कोई कार्रवाई हुई। ये देखिए ये एक केस है 1967 का, जब बर्मा के प्रेसिडेंट, बर्मा समझ गए, जो कि आज के डेट में उन्हें म्यांमार कहा जाता है बर्मा को, तो बर्मा के एम्बेसडर थे जो श्रीलंका में पोस्टेड थे, उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें शक था कि उनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है। मर्डर तो किया ही किया, उन्होंने एम्बेसी में उनकी लाश को जला भी दिया। देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, उनको ना अरेस्ट कर सकते थे। उन्होंने भी अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का यूज़ किया और वो अपने देश वापस चले गए। ऐसे कितने किस्से हैं जिससे कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का किस्सा भरा पड़ा है। अब देखिए ये एक केस है 2011 का, एक CIA के कॉन्ट्रैक्टर थे रेमंड डेविस, उन्होंने 2 आदमियों को लाहौर में गोली मार दी। क्यों? कि उन्होंने कारण बताया कि ये उन्हें रॉब करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गोली से मार दिया। फिर क्या हुआ, कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, वो वापस अपने देश चले। देखिए एक घटना है 1984 की, जब लंदन में लीबियन एम्बेसी के बाहर भारी प्रोटेस्ट हो रहा था। उस समय गद्दाफी लीबिया के डिक्टेटर थे, तो उनके खिलाफ वहाँ पे बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे थे। तो अंदर से लीबियन एम्बेसी से किसी ने फायर किया, और वहाँ पे जो पुलिस लगी हुई थी उनमें से एक महिला पुलिस ऑफिसर थी जिनका नाम था योने फ्लेचर।
उनको वो गोली लगती है और उनकी मौत वहीं हो जाती है। तो देखिए, एक मर्डर हो गया लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। गोली भले उस एम्बेसी के अंदर से चली थी, लीबियन एम्बेसी से, लेकिन एम्बेसी की छानबीन नहीं की जा सकती, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। सब किसी को कोई सजा नहीं हुई। एक वकास अहमद थे पाकिस्तान के, वो फॉरेन सर्विस ऑफिसर की पोस्ट पे थे, यूक्रेन में पोस्टेड थे। उन पे वहाँ की एक यूक्रेनियन महिला ने, वहाँ जो काम करती थी उस एम्बेसी में, आरोप लगाया कि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है। तो पाकिस्तानियों के तो बहुत सारे किस्से हैं। एक बार तो 2018 में पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने अपने कुवैती काउंटर पार्ट का पर्स ही मार दी। ऐसे भी किस्से हैं। सियोल की ये घटना है। 2 पाकिस्तानी ऑफिस डिप्लोमेट जो कि सियोल में थे पोस्टेड, उन्होंने एक स्टोर से क्या चोरी किया? चॉकलेट और टोपी। बताइए, $10 की चॉकलेट और $1 का हैट, और वो चोरी करके जा रहे थे। 2013 की बात है। इंडियन डिप्लोमेट देवयानी खोबरागाड़े, उन पे आरोप लगे कि वो एक महिला को फ्रॉड वीज़ा करके इंडिया से यूएस ले गई और वहाँ उन्होंने उनसे बंधुआ मजदूर जैसा काम कराया। तो देखिए फिर क्या हुआ। इस पर तो खैर बहुत मुद्दा गर्म हुआ था और उन्हें अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के चलते उन्हें छोड़ा गया और भारत ने उन्हें वापस अपने देश बुला लिया। ऐसे बहुत किस्से हैं। एक एम्बेसडर के बच्चे पे ये आरोप लगा कि उसने चोरी की है और एक ऑफिसर को असॉल्ट भी किया है। एक अननोन एम्बेसी डिप्लोमेट पे ये आरोप लगा कि उन्होंने 2 एक्सपेंसिव कारें चुपचाप अपने देश में इंपोर्ट करा दी और उसका पेमेंट नहीं दिया। बताइए, सीधा चोरी, और ऊपर से सीना चोरी कि भाई हमें तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त है, और वो चुपचाप अपने देश निकल लिए। अब कौन उसका भाई पेमेंट करेगा? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखिए ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर जैसे इंडिया पाकिस्तान जैसे देश हैं, इनके बीच के रिलेशन हमेशा ख़राब ही रहते हैं। अगर यहाँ पे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त ना हो तो यहाँ तो मतलब कि रोज़ एक दूसरे के डिप्लोमेट ही गायब हो जाएंगे। तो कहीं ज़रूरी भी है और कहीं इसका गलत उपयोग भी हो रहा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कि वियना कन्वेंशन क्या है, उस पर कितने देशों ने साइन किया हुआ है और ये क्या क्या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इज ग्रांटेड ऑन 2 कन्वेंशन। पहला क्या है? कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961, और सेकंड कौन सा है? द कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशन 1963। तो ये जो 2 कन्वेंशन हैं, इसी के थ्रू डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त होती है। और इसमें आर्टिकल 29, आर्टिकल 31, इस सब के बारे में ही बताता हूं मैं आपको। और पहले ये बता देता हूं कि इस पे 192 देशों ने साइन किया हुआ है, जिसमें और 3 देशों ने साइन नहीं किया है। 3 देश जिन्होंने साइन नहीं किया है वो हैं साउथ सूडान, सोलोमन आइलैंड और पलाव। पलाव और सोलोमन आइलैंड दोनों साउथ एशियन नेशन हैं और साउथ सूडान जो है वो अफ्रीकन नेशन है। तो साउथ सूडान अभी नया देश बना है, तो हो सकता है उसने अभी तक इसमें साइन ना किया हो। तो ये 3 जो देश मैंने आपको बताया जिन्होंने साइन नहीं किया है, ये यूएन के मेंबर हैं। अगर ये 3 नहीं करेंगे तो टोटल देखिए 193 मेंबर हैं, और 3 अगर इन्होंने साइन नहीं किया तो आंकड़ा 190 होना चाहिए। लेकिन देखिए उसमें यूएन में 2 देश जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट हैं, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी। तो ये दोनों ने साइन किया, इसलिए टोटल नंबर हो जाते हैं देश का जिन्होंने इस ट्रीटी पे साइन किया है 192। इस ट्रीटी में आर्टिकल 29 क्या क्या कहता है वियना कन्वेंशन का, मैं वही बता देता हूँ आपको कि देखिए अंडर आर्टिकल 29 क्या कहता है कि वियना कन्वेंशन द डिप्लोमेट इंजॉयज कंप्लीट इम्यूनिटी अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। तो आप देख रहे हैं, मतलब आप ना उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं और ना उन्हें डिटेन कर सकते हैं। और क्या कहता है? द पर्सन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट शैल बी इनवॉयलेबल, ही शैल नॉट बी लाइबल टू एनी फॉर्म ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन। मतलब क्राइम कुछ भी हो, आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, बस आप उस देश से जहाँ से जिसने उस एम्बेसडर को भेजा है उससे कह सकते हैं कि आप इसकी इम्यूनिटी वाइड कर दीजिए। और आगे क्या कहा है? द रिसीविंग स्टेट शैल ट्रीट हिम विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड शैल टेक ऑल एप्रोप्रिएट स्टेप टू प्रिवेंट एनी अटैक ऑन हिज पर्सन, फ्रीडम और डिग्निटी। मीन्स अगर कोई भी डिप्लोमेट है, अगर वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा है तो देखिए उनकी आप चेकिंग नहीं कर सकते और उनके बैग को आप छू नहीं सकते। वो अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं, आपको ऐसा इंटेलिजेंस का खबर भी है कि वो कुछ गलत चीज़ लेके जा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं रोक सकते, ना उन्हें सर्च कर सकते हैं। इतनी पावर प्रोवाइड करता है ये। तो आप समझ गए होंगे कि वियना कन्वेंशन को फॉलो करना काफ़ी कठिन काम है।
तो ये सब तो चीज़ें हो गई कि डिप्लोमेट को क्या क्या इम्यूनिटी प्राप्त है। अब ये देख लेते हैं कि अगर कोई डिप्लोमेट किसी देश में कोई क्राइम कर देते हैं या फिर जिस देश में वो पोस्टेड है वो देश उस डिप्लोमेट को पसंद नहीं कर रहा है, तो और चाहे उनकी कुछ कामों से वो कुछ ट्रबल क्रिएट हो रहा है उस देश में, तो वो देश क्या करेगा कि वियना कन्वेंशन के तहत वो पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर देगा उस डिप्लोमेट को। जी, तो जो पर्सन नॉन ग्रेटा टर्म है, अगर ये किसी एक डिप्लोमेट को घोषित कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद एक टाइम मिलता है कि इस समय तक आपको वो देश छोड़ देना है, और अगर इस टाइम फ्रेम में वो डिप्लोमेट उस देश छोड़ के नहीं जाता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि अगर दो देशों के बीच संबंध अच्छे हैं तो कोई देश उस डिप्लोमेट की इम्यूनिटी ख़त्म कर दे तो फिर इसमें ट्रायल किया जा सकता है। तो बस यही दो तरीके हैं जिसके चलते किसी भी डिप्लोमेट को गिरफ्तार या उन पर कुछ भी केस चलाया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।